हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग फिर से नीट पीवाईक्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, मतलब आज तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक मैंने क्या किया था कि करीब किसी में 5 किसी में 12 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया था। लेकिन मैंने अब एक सेट बना लिया है जिसमें करीब 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन होंगे। 20-20 क्वेश्चन का सेट तैयार कर लिया है, वो हो जाएंगे। बाय द वे अगर क्वेश्चन कभी ज्यादा भी मिल जाएगा तो 30 का भी सेट में बना दूंगा। तो फिलहाल में पहले 20-20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो चलिए, अब ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया था तो इसको ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, मतलब अभी 2024 चल रहा है, मतलब 2 साल पहले पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? हमसे आईयूपीएसी नाम पूछा है जो 119 नंबर पे एलिमेंट पाया जाता है उसका। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा 119 है यहाँ पे, तो अब एक को क्या लिखते हैं? अन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अन लिखते हैं। अब 9 को क्या लिखते हैं? 9 को क्या लिखते हैं? अगर 9 है तो इसको एन लिखते हैं, ये लिखते हैं। और लास्ट में आई यू एम ऐड करना मत भूलिएगा। लास्ट में तुम लोग आई यू एम ऐड करना मत भूलना, क्योंकि यहां पर आई यू एम ऐड किया जाता है। तो नाम लिखने का क्राइटेरिया क्या होगा जरा देखना। तो 1 को क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं, तो अन प्लस अन। फिर 9 को क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे, इन हो जाएगा, और प्लस आई यू एम लगा देना। अब मान लो इसको इस तरीके से समझते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? अन अन ई डबल एन आई यू एम। अब तुमको चेक करना है कि ये कहां पे गिवन है। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखेंगे तो देखो सीओटी लगा दिया है, कोटियम लगा दिया है, तो ये तो गलत हो गया भाई साहब। अगर हम बी में बात करेंगे तो अन है, फिर अन है, इन है और आईयूएम है, ये हमको सही लग रहा है। बल्कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एल आ गया तो कोई बात ही नहीं बनेगा। अन 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 यहाँ पे 3 टाइम्स है, गलत है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पे बन करके आएगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 15 था। तो मेरे हिसाब से नाम लिखने आ गया होगा आप लोगों को। देखो नाम लिखने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो। तुमको क्या करना है, यहां पर ध्यान क्या देना है, पहले ये समझो। देखो जो नाम लिखने का तरीका होता है ना, कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले अपने को जैसे 0 से लेकर के 9 तक के जो एलिमेंट होता है, सॉरी जो नंबर होते हैं उनको याद कर लो क्या कहते हैं। जैसे 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वेड कहते हैं। क्वेड कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेड कहते हैं। टेट्रा मत समझना, क्वेड कहते हैं। 5 को पेंड कहते हैं। तो इस तरीके से पहले 9 तक तुम याद कर लो। अगर 9 तक याद कर लेते हो तो तुमको आईयूपीएसी नाम लिखने आ जाएगा। ध्यान देना, ये हमारा जो होता है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर का क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान देना कंपलसरी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। क्या है कि लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन तुम लोगों को एकदम जानदार जानदार मिलेगा। तो इसको ध्यान देना तुम लोग। अभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, अभी ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ा वेट करो, पहले इनऑर्गेनिक फिजिकल निपट जाए। कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चन कम से कम अब इतना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन फंसे। अगर नहीं फंसेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, यार यहां पे तो भी लगा है पानी, एक काम करता हूं, इधर लिखता हूं। विच ऑफ द फॉल, एक मिनट रुको भाई, अभी सूखा नहीं क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग has more unpaired d इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे 4 ऑप्शन भी दिया है। जिंक प्लस दिया है, बी में Fe+2 दिया है, सी में N
3+ दिया है, डी में Cu+ दिया है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उस केस में अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाएगा तो हम लोग आसानी से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। अब जैसे जिंक प्लस है तो जिंक का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम लोग, आर्गन लगाते हैं, 3d10 लिखते हैं, 4s2 लिखते हैं। तो अब यहां से अगर +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकाल देंगे तो यहां पर 4s1 बनेगा, और 4s1 बनने का मतलब s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा। इसी तरीके से अगर आयरन +2 की बात करोगे तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, जिंक का 30 होता था, तो आर्गन लगा दो, यहां पर 3d6 लिख देना, 4s2 लिख देना, यही तो कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2 + 4 है तो यहां से निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भर देना। तो एक तो पेयर्ड हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं अपने को? 4 दिख रहे हैं। यूपी इलेक्ट्रॉन कितना है? यूपी इलेक्ट्रॉन 4 है। यूपी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, न कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान देना, बहुत लोग उत्तर प्रदेश समझ लेंगे। आगे चलते हैं। तो जिंक तो कट गया पहले ही, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब भाई साहब आयरन +2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमको लगता है ऑप्शन में होना चाहिए। चेक करते हैं आगे। नाइट्रोजन के ऊपर 3+ चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 29, तो कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s1 होता है। 1+ चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पूरी तरीके से भरा है। तो Cu+ में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हमारा जो ये भी गलत हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी Fe+2, यानी Fe+2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया था? मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है? Fe+2 में। कितने हैं? 4 हैं। क्या पता अभी पूछ लिया मोर, कल को पूछ ले कितने हैं, तो ये भी बताना पड़ जाए। तो इन चीजों को ध्यान देना है। चलो आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन की जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकता था, इज करेक्ट फॉर आयरन? ये पूछा है 1999 में। मतलब देख रहे हो भाई साहब कितना आसान आसान पूछा है। 2p6 3s2 3p6 3d5। बी वाला ऑप्शन मैं लिखता हूं पहले। यहां पे एक एक ऑप्शन लिखेंगे तभी क्लियर होगा। देखो बी में क्या दिया है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद दिया है 3d5। सी वाले को चेक करते हैं। सी में दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। फिर डी में है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। चलिए तो अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका? आयरन का। तो आप पहले ऑप्शन पे मत जाइए, आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट का एग्जाम तुम लोग देने जा रहे हो, तो इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो आयरन है
एटॉमिक नंबर 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4s2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। गिन सकते हो 26 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। यहाँ पे 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 6 26 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, इसके जगह पे तुम आर्गन का भी यूज कर सकते हो। किसका? आर्गन का भी यूज कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे आर्गन का यूज कर दोगे। तो आर्गन का यूज करके क्या लिख सकते हो, आर्गन 3d6 4s2। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या दे दिया है, ये हमारा कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है? कंडेंस्ड है। मैंने जब कल भी प्रॉब्लम सॉल्व कराया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या, जनरल, दूसरा होता है एक्सपेंडेड, तीसरा होता है कंडेंस्ड। तो यहाँ पर एक्सपेंडेड वाला देके पूछा है। हम लोग यहाँ पे कंडेंस्ड भी लिख लिए, एक्सपेंडेड भी लिख लिए। तो जरा एक्सपेंडेड में चेक करना इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है। तो पहला वाला तो पहले ही कट रहा है, 3d5 है, यहाँ पे d5 है, कट गया। यहाँ पे क्या है d7 है, ये भी कट गया। हमको क्या चाहिए था, d6 से चाहिए था। तो d6 कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। अब फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन यानी हमारा डी वाला सही होगा। यहां से यहां तक मिला के यहाँ पे चला जाएगा, आर्गन के लिए चला जाएगा और 3d6 4s2 बचेगा ऐसा। तो यानी डी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। कौन सा सही होगा? डी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो यही सब मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में समझेंगे। थोड़ा दिक्कत होता है, एक पेज रख देता हूँ। 19 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रॉब्लम 19 क्या कहता है। एक बार देख लो, ये माइक छोड़ दिया कि पकड़ा है? पकड़ा हुआ है, बड़ा समस्या होता है थोड़ा स्पेस कम की वजह से। चलो क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। फ्रॉम the following pairs of iron which one is not isoelectronic pair। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था, मतलब अभी 24 चल रहा है, मतलब 3 साल पहले। ऑप्शन लिखते हैं इसका, Na+Mg+2, B Mn+2 Fe+3, C Fe+3 Mn+2, D O-2 F-। अब इसे में हमको चेक करना है। चलो देखते हैं। हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, इसको ध्यान देना। देखो यहाँ पे नॉट लगा दिया, नहीं है, तो इसको ध्यान देना यहाँ पे है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, बस यही देखना है। तो Na के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, हालांकि प्लस चार्ज नहीं होता तो 11 इलेक्ट्रॉन होता। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होगा। थोड़ा दूसरे कलर से लिखते हैं, यहाँ पर कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है तो इसमें भी 10 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है और हमसे पूछा क्या गया है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, लेकिन ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर हम Mn की बात करेंगे तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 2 प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आयरन का 26 होता है, आयरन का 26 होता है, लेकिन यहाँ पे 26 होने के बाद यहाँ पे खास बात क्या है, ये देखो, तो यहाँ पर 26 होता है तो 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना बचेगा, 23 इलेक्ट्रॉन बचेगा।
आगे चलते हैं, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब यहाँ पे एक मिनट यार, ये तो ऑप्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा मेरे को। Mn का 25 होता है, तो 25 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 23 बचेगा। अब इसमें देखो +3 में है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, क्योंकि आयरन होता है, मैंगनीज होता है, आयरन होता है। ये 25, ये 26, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 का चार्ज है, इसके ऊपर 3 का चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो 23 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे यार। और यहाँ पर क्या करोगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 23 3 26 होता है, 23 2 25 होता है। अब यहाँ पे अगर हम चलें देखें जरा, तो यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, तो Fe+3 है तो कितना इलेक्ट्रॉन? 23 इलेक्ट्रॉन, और Mn+2 है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। O-2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। F- में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ले, इसमें से पूछा था कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, मामला फंसा। अब हालांकि इसमें सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर दिख रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? मामला फंसा। Which one is not isoelectronic? तो इसमें कहां पे पता चलेगा? तो इसमें से कोई नहीं है भैया, इसमें से कोई नहीं है, यानी एकाक ऑप्शन में छेड़खानी होना चाहिए। अब एकाक ऑप्शन में छेड़खानी ये होना चाहिए कि यहां पर अपन कर देते हैं +2, मान लो अगर यहां पे +2 कर देते हैं तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो जब 24 हो जाएगा तब ये सही हो सकता है। तो एक प्लस का डिफरेंस है, इसको ध्यान देना, ठीक है? अपना काम कॉन्सेप्ट सही है। आगे चलते हैं। 2021 में पूछा था, क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, तो हो सकता है कि ऑप्शन जहां से मैंने उठाया है, ढूंढा है, वहां से ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी रहा, मिस्टेक रहा, ये भी तो हो सकता है ना, तो इसको ध्यान देना। बाकी तरीका मैंने तुम लोगों को समझा दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 ये क्या कहता है? Which one of the following elements has the maximum इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? ये भी 1999 में ही पूछा है। चार ऑप्शन दे रखा है, F, Cl, Br, I। देखो इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका होता है ये पूछ लिया है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया था कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और मैंने ये भी बता रखा था कि सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी का इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर ज्यादा होता है तो वो एलिमेंट अपना क्लोरीन होता है। तो भाई साहब इसमें तो कुछ करना नहीं था, तो ये तो तुम लोग देखते ही बता सकते थे। नॉर्मल ये तो 11th क्लास वाले को ही पता होता है, 11th में भी, जब वो नीट का प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था तब भी। ठीक है, ये सब बेसिक है, इसको ध्यान देना। कभी कभी इसका यानी देखो PYQ सॉल्व करके हमको क्या पता चलता है कि मेहनत करना है, लेकिन तरीके के साथ मेहनत करना है। ठीक है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ये भी ऐड कर लो। अब केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, अपने को स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ज्यादा आगे जाओगे। रीजन तुम्हारे सामने दिख रहा है कि मतलब इतने भी आसान क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये मैंने नहीं बनाया है, PYQ नीट में आया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज? ये 1996 में पूछा था। 4 ऑप्शन है, K+, B है, Ca+2, C है, Cl-,
और डी है S-2। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं देख लूं एक बार कि ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, कहीं कट तो नहीं ना गया। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। चलो अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान देना है अपने को। तो देखो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, इसका 20, इसका 17, इसका 16 है। तो अब एटॉमिक नंबर ये हो गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 19, 20, 17, 16। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा क्योंकि दो प्लस चार्ज है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। एक बार देख लो नीचे वाला कटा नहीं ना, यानी मिला जुला करके एक बार मैं दिखा देता हूं मैंने कितना लिखा है, 18 लिखा है, ठीक है। यानी मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिए गए हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के नंबर से तो समझ लो साइज हो गया छोटा। तो ये तो ऑप्शन में कट रहा है अब, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये तो कट गया। यहां पर भी प्रोटॉन ज्यादा है तो ये भी कटा। यहां पर क्या है, अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर हमारा प्रोटॉन कम हो गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसका साइज लार्ज होगा, लेकिन इन दोनों से यहां पर देखो प्रोटॉन और कम है और इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है, तो मतलब प्रोटॉन का नंबर कम भाई साहब, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब इसका साइज तो बल्ले बल्ले है, सबसे ज्यादा लार्ज होगा। तो ऐसे अपने कॉन्सेप्ट पे चलना है, चीजों को आराम आराम से एक एक ऑप्शन के अगर एलिमिनेट करके भी चलोगे तो सही आंसर तक पहुंच सकते हो। आगे चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से चैप्टर के पता है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से, जिसको पीरियोडिसिटी के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान देना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलेंगे। बाईस वाला तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है, तुम लोग कर लोगे। प्रॉब्लम नंबर 22 यानी क्वेश्चन 22, पाउलिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल in predicting 1989। चार ऑप्शन है, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, बी पोजीशन इन द EMF सीरीज। EMF सीरीज समझते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होता है, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, डाइपोल मोमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन है, मतलब जो पाउलिंग स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वो किससे डील करता है, अपने को ये बताना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था 1989 में, किससे डील करता है ये पूछा गया है। तो देखो जो पाउलिंग स्केल है वो किससे डील करता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके पोलैरिटी से डील करता है, ना कि ईएमएफ से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है भाई साहब। कोऑर्डिनेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है। डाइपोल मूवमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है।
डाइपोल मोमेंट, हालांकि पोलैरिटी आप बॉन्ड बताता है तो, लेकिन अगर यहाँ पे रखा होता डाइपोल मोमेंट लिखा होता तब सही होता, लेकिन यहाँ पे पाउलिंग नाम दे दिया गया है। तो पाउलिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है उससे पोलैरिटी बताते हैं मॉलिक्यूल का, जो कोवैलेंट होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। तो यानी सही वाला आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following has the smallest size? अब इसमें किसका साइज स्मॉल होगा हमको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, एक है Al+3, बी में है F-, सी में है Na+, और डी में है Mg+2। अब ध्यान देना, साइज लार्ज होने के लिए क्या होता है, प्रोटॉन कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, और साइज स्मॉल होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए। तो अपने को ज्यादा प्रोटॉन वाला स्पीशीज चाहिए, तो एल्युमिनियम में प्रोटॉन कितना होंगे 13 और इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 10। कैसे पता, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 होता है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन तो 13 हो जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 होगा, क्योंकि 3 प्लस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में से निकाल देंगे। आगे चलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने होंगे, अब आप इसको फ्लोराइड आयन कहते हैं, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ पे 9 होंगे, क्योंकि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज उसके प्रोटॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 9 होंगे और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन कितना होगा 11 और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितना होगा 12, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10। तो यहाँ पर तो देखो कट जाएगा, ये डी वाला तो पहले ही चला गया, प्रोटॉन ज्यादा है मतलब साइज स्मॉल होगा, अरे नहीं कटेगा ये क्योंकि साइज स्मॉल होगा। इसमें तो देखो इसमें भी प्रोटॉन ज्यादा है, इसमें भी है, लेकिन अब देखना है कि सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ पे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर हो गए क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ है। सबसे ज्यादा प्रोटॉन एल्यूमिनियम में है, तो सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 1996 में पूछा गया था, इसको ध्यान देना है। देखो किस तरीके से चीजों को डील किया जाता है, मतलब ऐसे आसान आसान भी क्वेश्चन आते हैं। जब तुम एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो समझ लो तुम बहुत पीछे जाओगे। क्वेश्चन उसी परिस्थिति में छोड़ा जाता है जब बिल्कुल भी ना आए। अब माइनस मार्किंग रहता है तो थोड़ा संभल के काम करना पड़ता है, जहां पे सब फंसते हैं, और अगर तुम क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, इसको ध्यान देना। अब बाकी तो तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो तुमको आता रहेगा सबसे आसान, वो तो भाई साहब सबको आता रहेगा, तो तुमको ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा जो सबको ना आए तुमको आए, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तब तुम आगे निकलोगे, इसको ध्यान देना है, समझे। 720 नंबर का पेपर होता है। कम से कम अच्छा कॉलेज जो चाहिए गवर्नमेंटेड, उसके लिए कम से कम बढ़िया अगर चाहते हो 600 प्लस नंबर लेके आओ एटलीस्ट, तब मजा आएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। 720 में से 720 नंबर पाते हैं, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब कि उनका कहीं पे गलती ही नहीं हुआ है क्या, सोचो तुम लोग। चलो आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। पहले क्वेश्चन लिख दूं फिर सॉल्व करते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है हमको ये बताना है। बॉन्ड एनर्जी F2 का ज्यादा बता रहा है Cl2 से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F का ज्यादा बता रहा है Cl से। F इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन Cl। ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का ज्यादा बता रहा है क्लोरीन से।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी Cl, यहां पे F रहेगा। देखो जरा ध्यान से समझना, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर फ्लोरीन का पहले वाले ऑप्शन में बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से ज्यादा बता रहा है। मैंने पढ़ा रखा है, मैंने बताया था कि देखो फ्लोरीन में क्या होता है, एक तो बॉन्ड छोटा होता है, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर भी होता है फ्लोरीन के पास में, और इसके पास कोई डी ऑर्बिटल वगैरह भी नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, तो जिसके कारण ये बॉन्ड टूटने का संभावना ज्यादा होता है। तो बॉन्ड टूटने का संभावना ज्यादा होगा तो बॉन्ड आसानी से टूट रहा होगा, तो उस केस में बॉन्ड एनर्जी कम होगा। क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा दिखा दिया है, तो यही वाला ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को ही पहचानना था। यहां पर देखो बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा क्लोरीन से बता दिया है, और मैंने बता रखा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे अगर कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो है अपना फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4.0 होता है, जबकि क्लोरीन जो ऑक्सीजन होता है उसका 3.4 होता है, तो इसको ध्यान देना है। फिर एक बात और, फ्लोरीन को क्वीन कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसको क्वीन के नाम से जाना जाता है, रानी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसके ऊपर तुमको प्लस चार्ज देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, सी में बोला कि F इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन Cl। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, हेलोजन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, इससे कम क्लोरीन का होता है, इससे कम ब्रोमीन का होता है, इससे कम आयोडीन का होता है। ये इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर का सीक्वेंस है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, अभी मैंने डिस्कस किया क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन का दिखा रखा है, मतलब सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के लिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है, तो गलत वाला कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को ऊपर चलेंगे। अब देखो 25 को डील करते हैं। देखो 25 क्या बोला है, amongst the element with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization एनर्जी। 2009 ऑप्शन है नियॉन 3s2 3p2, बी आर्गन 3d10 4s2 4p3, सी नियॉन 3s2 3p1, डी नियॉन 3s2 3p3। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। एक बार देख लो ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो बेटा पूरी तरीके से क्लियर है, एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। देखो
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया है। कौन से फॉर्म में? कंडेंस्ड फॉर्म में है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी जिसका होगा उसको बताना है। देखो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा फुल फील्ड ऑर्बिटल का होता है। फुल फील्ड ऑर्बिटल का होता है और इससे कम जो होता है हाफ फील्ड का होता है। ये ध्यान देना। तो सबसे पहले तो यहां पर देख लो ये जो नियॉन है तो इसको हटा दो। यहां पर ये देखो ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है तो ये तो कट जाएगा। चलते हैं इधर आर्गन वाले में। इसमें देखो हमको हाफ फील्ड दिख रहा है, पी वाला हाफ फील्ड है और एस वाला फुल फील्ड है। सी वाले में कट जाएगा, ना हाफ फील्ड है ना हाफ फील्ड नहीं है। देखो ये पी वाला, क्योंकि पी में हाफ फील्ड कब होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 6 होते हैं। हाँ डी वाला देखो ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे आर्गन 3d10 है, यहाँ पे नियॉन है। अब ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर नियॉन है, जरा एटॉमिक नंबर ऐड करो तो ये क्या है? 18 10 कितना होता है? 28 2 30, 30 3 33 हो गया। यहां पर नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 2 12 3 15। ठीक है, 15 मतलब समझते हो फास्फोरस का एलिमेंट है, ये फास्फोरस एलिमेंट है। ठीक है, यहां पर देखो यहां पर क्या है कि ये भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, पी वाला ये भी हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है यहां पर, लेकिन इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो तो तीसरा ऑर्बिटल है, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? चौथा। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा उसके न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से मुश्किल होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका ज्यादा हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ज्यादा पूछा गया तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा वो इससे होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो फाइनल आंसर डी है, 2009 में पूछा गया था। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे? 26। एक मिनट, 26 25 हो गया, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 किस हिसाब से क्वेश्चन जा रहा है? चलो क्या गया, 25 है ना, 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग order of ionic radii is correctly represented? 2014 में पूछा गया था। आयनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर बताना है, कहां पे करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है। देखो तो ऑप्शन ए है, Na+ का ज्यादा बताया है F- से, और F- का O-2 से ज्यादा बताया हुआ है। इसके बाद O-2 का ज्यादा बताया हुआ है F- से, और F- का Na+ से ज्यादा बताया हुआ है। सी में चलते हैं, Al+3 का ज्यादा बताया हुआ है Mg+2 से, Mg+2 का ज्यादा बताया हुआ है N-3 से। डी में चलते हैं, H- का ज्यादा बताया हुआ है H+ से, और H+ का ज्यादा है H+ से, सॉरी H से। ये हमको यहाँ पर रेडियाई दिया है, आयनिक रेडियाई। करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो इसको कैसे पता करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान दो, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, केवल अगर डी को छोड़ दिया जाए तब। तो देखो Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे। F- में कितना होंगे? 10 होंगे। O2- में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन प्रोटॉन ज्यादा कहां पे होगा? ज्यादा प्रोटॉन होगा Na+ में, 11 प्रोटॉन होगा। तो 11 प्रोटॉन होने का मतलब है कहीं ना कहीं साइज सबसे ज्यादा छोटा हो जाएगा। ज्यादा प्रोटॉन साइज छोटा,
तो ये वाला ऑप्शन कट गया, जबकि इसको बड़ा साइज में सबसे पहले रख दिया है। आगे चलते हैं। अब यहां पर बड़ा साइज किसका होना चाहिए था? O2 माइनस का, क्योंकि सबसे कम प्रोटॉन इसमें है और सबसे कम प्रोटॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन तो है ही भाई 10, तो सबसे कम प्रोटॉन मतलब सबसे ज्यादा साइज, तो यहां पर इसको लगा दिया, बिल्कुल सही है। फिर ये आया, फिर ये आया, बी वाला सही है, डी भी गलत हो जाएगा। Al+3 के पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन होगा, 13 प्रोटॉन होगा, जबकि तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी सबसे पीछे आना चाहिए था लेकिन आगे रख दिया। इधर देखो, H माइनस का साइज H+ से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया एक्स्ट्रा, लेकिन H+ को H के बाद रखना चाहिए था। क्यों? H का साइज बड़ा होगा H+ के कंपेयर में, H+ का साइज छोटा होगा, यहां पे आना चाहिए था, लेकिन पहले दिखा दिया हाइड्रोजन के, मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 2014 में पूछा गया था, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उसके बाद आंसर तक पहुंच जाते। खुद ही सोच लो किस तरीके का प्रॉब्लम था। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में समझेंगे। सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। 27, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड इज 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी 91। 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। छोटा क्वेश्चन इसलिए एक और लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 28, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा था 1991 में, ये भी पूछा था। 4 ऑप्शन दिया था, H+, NH4+, OH-, NH4+ और OH-। यहां पर ये जो प्लस चार्ज होता है ना, हाइड्रोजन के ऊपर होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। क्वेश्चन छोटा इसलिए एक और ले देता हूं। क्वेश्चन नंबर 28, P2O5 is heated with water to give, ये भी 1991 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिया है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, बी फॉस्फोरस एसिड, सी हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, डी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब समझते हैं जरा, एक बार बस ऑडियो और वीडियो चेक कर लूं, बस सब दिख रहा है। चलो अब जरा समझना, यहां पर हमसे बेसिसिटी पूछा गया है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितना H+ आयन डोनेट कर सकता है एसिड हमारा। एसिड हमारा जितना H+ आयन देगा उसका बेसिसिटी उतना होगा। अब H+ आयन कैसे पता चलेगा? जो हाइड्रोजन एसिडिक होगा वही केवल देगा। अब ये कैसे पता चलेगा एसिडिक हाइड्रोजन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं, H3PO4 होता है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे
तो फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से हाइड्रोजन लग जाते हैं, ये देखो। तो अब यहां पे क्या हो गया, इसको आर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अब ये देख लो, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये भी कौन सा हाइड्रोजन होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। ये कौन सा हाइड्रोजन होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब एसिडिक होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो इसको इस तरीके से तोड़ भी सकते थे। H3PO4 है, जब ये टूटता है तो कुछ इस तरीके से 3H+ PO4 माइनस 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 में टूट जाता है। मैंने एक ही बार में तीनों H+ निकाल दिया आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में ये होता है कि पहले एक H+ निकलेगा, देन दूसरा निकलेगा, देन तीसरा निकलेगा। इसको ध्यान देना है। तो ये कितना H+ आयन दे सकता है? ये दे सकता है 3 H+ आयन। तो 3 H+ आयन देगा तो कहीं ना कहीं इसका बेसिसिटी कितना होगा? 3 होगा। तो बी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 28 में क्या बोला गया है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट। देखो, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले समझो, अगर अमोनिया का फॉर्मूला पूछता है तो अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला। और अमोनिया एक प्रकार का क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। लेकिन वाटर में अमोनिया गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि ये जब अमोनिया पानी के साथ रिएक्शन करता है तो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है NH4OH के फॉर्म में, ये। और ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और तुम्हारे जानकारी के लिए बता देते हैं, फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन, ऑक्साइड। इसी को एक्वस अमोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस अमोनिया कहते हैं। जब एक्वस अमोनिया कहते हैं तो यानी NH4OH कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, NH4+ में और OH माइनस में। तो यही हमसे पूछा गया था। तो यानी एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया कैसे एग्जिस्ट करता है? NH4+ OH माइनस के फॉर्म में। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, इस तरीके से होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अभी इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए इसको इरेज कर रहा हूं। ये भी क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था। अब देखो, P2O5 के बारे में बात किया गया है। P2O5 को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। गिलो P2O5 होगा। देखो है कैसे बनता है। देखो, P2O5 कैसे बनेगा, इसको ध्यान देना कंपलसरी है। जो P2O5 होता है ये कैसे बनता है? जो हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, अगर तुम इसमें से वाटर निकाल दो तो तुम्हारा बन जाएगा P2O5। मतलब ऑक्सो एसिड है ये, इसका डिहाइड्रेशन करा दोगे P2O5 बन जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? जब एसिड से पानी निकाल दोगे तो वो एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो एसिड से तो बना है, एनहाइड्राइड जोड़ देंगे, मतलब उसमें पानी नहीं है अब। लेकिन अगर उसी एसिड एनहाइड्राइड में पानी फिर से डालोगे तो फिर से एसिड बना लेगा। तो यही यहाँ पे पूछा गया, P2O5 को जब हीट करेंगे तो क्या देगा? वाटर के साथ हीट करेंगे तो देखो, ये मैंने पढ़ा रखा है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है अपने इसी यूट्यूब पे। हाइड्रोलिसिस है, क्लोरीन का रिएक्शन हॉट कंसंट्रेट NaOH के साथ कराओगे, डाइल्यूट के साथ कराओगे, क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस क्या होता है मैंने समझा रखा है, किस तरीके से किसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सारा चीज बता रखा है। जाओ सर्च मारो, देखो क्लियर हो जाएगा। तो यानी यहां पर कैसे सॉल्व करना है? तो हमारा जो P2O5 है वो किससे बनेगा? तो यानी जब P2O5 हमारा H3PO4 से बनेगा तो इसमें फिर से क्या करोगे? पानी डाल दोगे। तो पानी डाल दोगे तो तुम्हारा H3PO4 बन जाएगा। तो हाइपोफॉस्फोरस गलत है, फास्फोरस गलत है, हाइपोफॉस्फोरिक गलत है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सही है, डी बनेगा। ये भी 1991 में पूछा गया था। आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 था। चलो भैया एक बार देख लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, PCl5 react with water to form। 1991 में ये पूछा गया था। ऑप्शन ए PH3, बी H3PO3 HCl, सी POCl3, डी H3PO4। तो देखते हैं PCl5 क्या बनाता है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करके। चलिए, तो ये कब पूछा गया था लिख दूं पहले, 1991 में ये भी पूछा गया था। तो सबसे पहले PCl5 लेंगे। तो ये देखो PCl5 हो गया, और मैंने ये भी बता रखा है, कई बार मैंने बताया है कि PCl5 में पांचों बॉन्ड एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ये जो देख रहे हो ये वाले बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड या एपिकल बॉन्ड कहते हैं, और ये जो किनारे वाला बॉन्ड है इसको इक्विटोरियल बॉन्ड कहते हैं। तो जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं दरअसल वो छोटा होते हैं, और ये जो एपिकल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो एपिकल बॉन्ड दिख रहा है इसी को एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। ये लॉन्गर होते हैं, लंबाई में ज्यादा होते हैं, तो ये टूटते हैं। तो हाइड्रोलिसिस भी होगा तो यही निकलने वाले हैं। तो यानी क्या बनता है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग पानी लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? पानी लेके आएंगे। तो जब तुम पानी लेके आओगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से समझना है किस तरीके से जब तुम इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट तुम्हारा बनता है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले तो तुम्हारा 2 HCl निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन निकल जाएगा, 2 HCl बन जाएगा, और साथ में POCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? POCl3। तो तुम आंसर समझ के सी वाला टिक कर दोगे। लेकिन ये कहानी यहीं पे नहीं रुकता है, ये कहानी आगे भी चलता है। अब आगे कैसे चलेगा? POCl3 है, POCl3 है। अब देखना जरा, मजा आने वाला है। इसके बाद कहानी यहीं पे नहीं रुका, कहानी आगे चला। कहानी आगे चलने का मतलब फिर से वाटर आ गया, फिर से वाटर आ गया, तो यहां से फिर से HCl बाहर निकल गया। तो अब HCl बाहर निकल गया, 3HCl। फिर उसके बाद P के साथ में क्या लग जाएगा, यहाँ पे जरा ध्यान देना, P के साथ में क्या लगेगा भाई साहब, P के साथ में क्या लगेगा, ये अपने को ध्यान देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, OH OH OH, 4 OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 4 OH लग जाएगा। यानी 3 मोल अगर वाटर लेते तो 3 यहाँ वाले चले जाते हैं, 3 यहाँ वाले चले जाते हैं। 1 मिनट थोड़ा बेटा, जस्ट ए सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर ये बनेगा। अब इस तरीके का ऑप्शन कहीं दिखा नहीं है, यानी सबसे पहले इसको समराइज करते हैं। तो समराइज करने का मतलब क्या है, इस रिएक्शन को पहले किस तरीके से समराइज करेंगे, ऐसे कि अगर हम PCl5 लेते हैं तो पहले 1 मोल पानी लिए, तो 1 मोल पानी लेने का मतलब यहाँ पे PCl3 बन जाएगा, सॉरी POCl3 बन जाएगा, साथ में 2 HCl बाहर चला जाएगा। देन फिर से POCl3 लोगे, पानी 3 मोल ले रहे हो तो 3 मोल पानी लोगे, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा H3PO4, और साथ में तुम्हारा फिर से 3 HCl बाहर चला जाएगा, 3 मोल HCl बाहर चला जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हारा 5 मोल HCl बनेगा। तो यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट इसके बेसिस पे देखेंगे। तो इसके बेसिस पे तो PH3 दिया है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर H3PO3 और HCl दे रखा है, यही मामला फंस रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे, H3PO4। अब ये सही होगा, ठीक है बेटा। तो यानी ऑप्शन में गड़बड़ी था, मैंने जहां से इसको उठाया था, जहां से मैंने इसको ढूंढा था, वहां पे H3PO3 और HCl लिखा गया था, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर PCl5 है भाई साहब, तो H3PO4 ही बनेगा। हाँ, अगर PCl3 होता
तो कंफर्म है कि H3PO3 ही बनता। क्यों, वो भी दिखा देता हूं। अगर PCl3 है तो फास्फोरस के साथ में केवल 3 ही क्लोरीन है। अब 3 क्लोरीन का मतलब 3 मोल पानी लेके आ जाओ। 3 मोल जब पानी लेके आओगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, तो यहां से 3 HCl बाहर निकाल दोगे, तो P के साथ में 3 बार O और 3 बार H लगेगा तो H3PO3 बनेगा। कब, जब PCl3 रहेगा तब। तो यहाँ पे PCl5 है, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 था। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इंक जमने लगता है तो इसीलिए थोड़ा H2O लगाना पड़ता है। सोलह 16 नहीं यार, कितना था, 29 था ना। हाँ तो 30 पे चलेंगे। एक बार फिर से गिन लेता हूँ, भूल गया मैं। 21 सॉरी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 फिर 25, ठीक है, 26 27 28 29 30, हाँ 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31। Which of the following is most acidic? 1999 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन हैं, N2O5, B, P2O5, C, AS2O5, D, Sb2O5। देखो, अब यहां पर सबसे पहले हमको क्या समझना है कि ये जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, ये एक ही फैमिली के हैं। कौन से फैमिली के, ग्रुप नंबर, अरे यार ये ओके, इसमें थोड़ी लिखा रहेगा, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली। नाना पापा असलम सब बीमार, सब बीमार मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे 5 होते हैं। अब इन 5 का ऑक्साइड दिया है, मतलब सॉरी 4 का ऑक्साइड दिया है। और ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं ऑक्साइड के केस में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है। और हमसे पूछा गया सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, तो इधर वाले ये दोनों तो एम्फोटेरी के कैटेगरी में चले जाते हैं, तो ये तो पहले ही कट गए। अब बचे नाइट्रोजन का, फास्फोरस का। जो जितना, अब नाइट्रोजन फास्फोरस में नाइट्रोजन ऊपर होता है, फास्फोरस नीचे आता है, तो जाहिर सी बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, N2O5 का। यानी N2O5 जो होता है ये मोस्ट एसिडिक नेचर का होता है। एक रीजन यहाँ पे ये भी मैं बता देता हूँ, अगर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे N2O5 का तो तुम्हारा मिलेगा HNO3। सुनो, अगर तुम N2O5 लोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे पानी डाल के, तो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड मिलेगा। P2O5 लोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे पानी डाल के, तो H3PO4 मिलेगा। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक नेचर कौन का होता है, HNO3 का होता है। इसका क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला ज्यादा एसिडिक नेचर का हो रहा है। ठीक है, इससे भी पता कर सकते हो। आगे चलते हैं, 1999 में पूछा गया था। अब वैसे तो मैंने बता ही दिया, ऑक्साइड है डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए स्पेस चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से। क्वेश्चन नंबर 32, द बेसिक कैरेक्टर
ऑफ हाइड्राइड ऑफ, ये ओ है, ध्यान देना, ए नहीं है, द, देखो ये वी लिखा गया है, फिर ग्रुप लिख दिया, तो इसका मतलब ये वी नहीं है, कितना है, 5 है, एलिमेंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, 4 ऑप्शन है, NH3, PH3, ASH3, SBH3, बी में चलते हैं, SBH3, ASH3, PH3 और NH3, सी में चलते हैं, SBH3, PH3, ASH3, NH3, डी में चलते हैं, NH3, SBH3, PHH3, ASH3। देखो यहां पर बेसिक कैरेक्टर पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बार देख लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम अच्छे से चल रहा है। बेसिक कैरेक्टर पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर का होगा उसको पहले लगा देंगे, देन उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला, ऐसे लगा देंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि इस साइड में लगाया गया, देखो ये जो ब्रैकेट इधर का किया गया है, तो इसका मतलब सबसे आगे ज्यादा वाला आना चाहिए। तो अब देखो, तो ये जो हमारे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट के हाइड्राइड हैं, यहाँ पर 5 लिखा गया, ये न्यू वाले के अकॉर्डिंग है, मतलब सॉरी ये पुराने वाले, मेंडलीव ने जब नेमिंग किया था तो 5 रखा था, फिलहाल में अभी जो है 15 है, तो ये रोमन वाला मेंडलीव को बताता है, और जो अभी रखा गया है 1 2 3 4 5 ये मॉडर्न वाले को बताता है। तो यानी ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड हैं। तो ग्रुप नंबर 15 में जो हाइड्राइड होते हैं, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है नीचे की तरफ चलने पे घटता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ये जरा ध्यान देना, जो नाइट्रो अमोनिया का होता है सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होता है। रीजन समझाता हूं। पहली बात कि अमोनिया में जो ये लोन पेयर है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। कौन से ऑर्बिटल में होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। रीजन समझो जरा, ऐसे नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि नाइट्रोजन लोन पे, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके पास लोन पेयर है तो ये उतना आसानी से डोनेट नहीं करेगा। बेसिक नेचर किसको बताता है, जो आसानी से लोन पेयर दे सके, तो नाइट्रोजन उतना आसानी से दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी ज्यादा हो गया। तो रीजन है कि ये प्योर p ऑर्बिटल में नहीं है नाइट्रोजन के, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा पाया जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, तो इजीली डोनेट कर पाते हैं। तो इसलिए अमोनिया का बेसिसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो जहां जहां अमोनिया आ गया उसको रखो, बाकी 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब इसके बाद अमोनिया से कम होता है फास्फोरस का, सॉरी फॉस्फीन का, तो PH3 आएगा दूसरे नंबर पे, लेकिन यहाँ पे SbH3 लिख दिया है, बस यही मामला फंस गया, ये वाला सही हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 1996 में पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का NH3, देन कम PH3, ASH3 उससे कम, सबसे बेकार SbH3। क्लियर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 33 देख लो, 33 यहीं पे देख लो। Which of the following oxide of nitrogen is paramagnetic? 1994 में पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, देखो यहां पर ऑक्साइड दिया है, पैरामैग्नेटिक का नेचर पूछा है कि इसमें से कौन सा, एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो देखो अगर मैं तुमको बताऊं तो इधर तो 3 ऑप्शन काट ही दो,
जो NO2 होता है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया जिसमें से एक कोऑर्डिनेट 2 कोवैलेंट बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 1। ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी को ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी कहते हैं। स्पीशीज तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरा मैग्नेटिक ऑक्साइड, ये पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ऑप्शन ए वाला सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा कब है? 1994 में पूछा था। N2O3, N2O, N2O5 ये सब पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करेंगे। थर्टी फोर तो देखते ही बता दोगे तुम लोग। Which of the following fluoride does not exist? जब कहते हैं कि समय अच्छा रहता है ना तो कुछ भी पूछ देता है, तो देख लो वही कहानी है यहाँ पे। 1993 में पूछा था, बहुत समय पहले। अब जहां तक हमारा सामान्य ज्ञान है कि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब ऐसा क्वेश्चन शायद ही पूछे नीट में। भले ही PYQ है, सॉल्व तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ इतना ज्यादा कंपटीशन है कि भाई पेपर का लेवल तो टफ ही होना है, आसान तो होना नहीं है। तो इतना भी आसान नहीं पूछना चाहिए अब मेरे हिसाब से। बाय द वे अगर पूछ ही देगा तो अपने को आंसर तो पता ही है। इसमें तो पूछा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करने के लिए क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो बॉन्ड वगैरह बना लेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में NF5 लिखा गया है, जबकि नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है, 3 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। और अगर NF5 में बनाओगे तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है। और नाइट्रोजन तुमको क्या लगता है 5 बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, तो गलत है। तो यही वाला हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी तो कर नहीं रहा है क्योंकि सबके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये इसी क्वेश्चन के बारे में मैंने बात कर रहा था, ठीक है। और ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ, जब नाइट्रोजन फैमिली P ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दिया जाता है, तो इसको ध्यान देना है। चलो चलो चलो, कितना हो गया भाई? फिर मैं भूल गया क्वेश्चन नंबर कितना था फिर से, क्योंकि मैंने थोड़ा सीरियल वाइज नहीं लिख पाया हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अब क्वेश्चन नंबर 35। हाँ अब 35 है, 35। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब फिर खोजूंगा, फिर लेके आऊंगा। अब इसके बाद ये लास्ट है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 1992 में पूछा गया था। ऑप्शन ए में 6 दिया है, बी में 10 दिया है, सी में 2 दिया है, डी में 8 दिया है। ये है टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कितना कर लिया? 35 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो इसका प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। क्या बोला गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन
द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, देखो N2 मॉलिक्यूल होता है, N2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसमें दो एटम इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम इसको बनाएं तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है, लेकिन बॉन्ड कितना बनाता है शेयर करके 3 ही, तो 3 यहाँ पे इस नाइट्रोजन के हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे शेयर कर देते हैं, बाकी तो इनके लोन पेयर ऐसे बचे रहते हैं। तो अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ऐसे, इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है इस तरीके से। तो एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भी गिन सकते थे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, या फिर ऐसे गिन लेते 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तो सामने दिख ही रहा है कि एक 3 शेयर कर दूसरा 3 शेयर कर, टोटल मिला के 6 हो जाएंगे, ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो तुम्हारा नीट पार्ट PYQ में अब तक हम लोगों ने जो टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कितना 35। इसके अलावा भी मैंने क्वेश्चन लगवाया ढेर सारा नीट का, लेकिन बशर्ते वो था कि वो सिंगल सिंगल, जैसे एक वीडियो में एक क्वेश्चन, एक वीडियो में एक क्वेश्चन, मतलब 5 या 6 मिनट में वीडियो 2-3 मिनट में खत्म हो जाता था। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ मतलब आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो चल रहा है, मतलब एक वीडियो में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे। आज वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।